नमस्कार दोस्तों, कई बार हम अपनी ज़िंदगी में खुद को एक मुश्किल घड़ी में पाते हैं। कई बार हमें बड़े फैसले लेने पड़ते हैं और हमें यह पता नहीं होता है कि यह सही है या गलत है। क्या उस फैसले का परिणाम हमारे जीवन में खुशियां लाएगा या मुसीबतें। कई बार हमारे पास सही निर्णय लेने के लिए सुझाव भी नहीं होते और हमें जल्दीबाजी में फैसला लेना पड़ता है, और उन फैसलों की वजह से हमारी ज़िंदगी सुखमय हो सकती है या फिर हमारी ज़िंदगी में मुसीबतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। इसी कारण सही फैसला लेने की क्षमता हमारे जीवन में सफलता हासिल करने के लिए आवश्यक होती है। तो चलिए आज की इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि जीवन में सही फैसले के लिए क्या करना चाहिए। यह भी जानेंगे कि निर्णय लेने का सही तरीका कौन सा है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। दोस्तों, कई साल पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक बौद्ध भिक्षु निवास करते थे, जिन्हें सभी जगहों पर उनके सामान्य ज्ञान की बड़ी चर्चा होती थी। वह बौद्ध भिक्षु बहुत ज्ञानी थे। उनके पास लोग बहुत दूर दूर से आते थे कि वे अपनी समस्याओं का समाधान उनके द्वारा प्राप्त कर सकें। उनके पास कोई भी कैसी भी समस्या लेकर क्यों ना आए, वह सभी समस्या का समाधान अवश्य कर देते थे। वे जब भी किसी समस्या को सुनते तो उस समस्या को बड़े ही ध्यान से सुनते और उसको समझने का प्रयास करते। उस समस्या को सुनने के लिए वो लीन हो जाते और उसके बाद कुछ देर के लिए वह आंखें बंद करते और उस समस्या के बारे में अंतर्मन में अच्छे से सोच और विचार करते, और उसके बाद उसका समाधान वो व्यक्ति को देते थे। ऐसे में कई व्यक्ति उनके बारे में केवल एक ही बात सोचता था कि शायद इन साधु के पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिनसे ये समाधान पूछते हैं और उसके बाद वे समाधान हमें बताते हैं। एक बार एक युवक ने महाराज से यह पूछ लिया कि क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्तियां हैं जिसके कारण आप हमारी समस्याओं का समाधान करते हैं, या आपके पास ऐसी कोई दिव्य दृष्टि है जिससे आप हमारी समस्याओं का समाधान खोज पाते हैं। उस युवक की ये बात सुनकर वे साधु जोर जोर से हंसने लगे, लेकिन उन्होंने उस युवक की बात का कोई जवाब उन्हें नहीं दिया। और कुछ ही दिनों के बाद उस राज्य में एक बड़ी अजीब सी घटना हुई। उस राज्य में एक बुढ़िया रहा करती थी जो अपने पूरे पर घर में अकेले ही रहती थी। उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उस राज्य से होकर एक बार 4 मित्र अपने घर की ओर जा रहे थे। ये मित्र दूसरे नगर में काम करके अपने पास कुछ पैसे को इकट्ठा कर वे अपने गांव की तरफ जा रहे थे। यह बात बहुत पुराने समय की है, जब यातायात का साधन नहीं हुआ करता था, इसलिए वे लोग पैदल ही यात्रा किया करते थे। इसी कारण वे चारों मित्र अपने अपने धन को इकट्ठा करके गांव की ओर प्रस्थान कर गए। उन चारों ने अपना अपना एक धन का छोटा सा पोटला बनाया और उस पोटले में उनकी सारी कमाई को रख दिया। उन 4 मित्रों में से एक मित्र कहता है, मित्रों, यदि हम इस तरह से अपना धन अलग अलग रखेंगे तो हमारा धन के चोरी होने की संभावनाएं काफी बढ़ जाती है। क्यों ना हम सभी मित्र अपना धन एक ही पोटली में रख दें, जिसमें हम सभी इस पे सामान्य और बराबर रूप में ध्यान दे सकें। हमारा धन सुरक्षित भी रहेगा और जब हम अपने गांव पहुंचेंगे तो वहां पहुंचकर हम सभी अपना अपना हिस्सा लेकर अपने अपने घर को चले जाएंगे। उन तीनों मित्रों ने उस युवक की बात मान ली। सभी मिलकर अपना धन की एक पोटली बनाकर रख देते हैं और वे सभी मिलकर अपने गांव की ओर आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते काफी समय बीत चुका होता है और अब रात्रि होने वाली होती है। तभी आगे चलकर रास्ते में उन्हें एक घर दिखाई देता है जहां एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। अब चूंकि रात का समय हो चुका था तो उन चारों मित्रों को रात में रुकने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं मिलती जो कि उनके लिए उपयुक्त होता। इस कारण से उन सभी ने विचार किया कि क्यों न आज की रात उस बूढ़ी औरत के घर में ही रुका जाए। इस कारण वे चारों लोग उस घर की ओर आगे बढ़ते गए। उस घर का दरवाजा खटखटाया और तभी सामने से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला और उन चारों मित्रों में से एक मित्र हाथ जोड़कर उस बूढ़ी औरत से कहता है, माता जी, हम अपने गांव की ओर जा रहे थे, लेकिन यहाँ रास्ते में ही रात हो गई
और हम इतनी रात में सफ़र नहीं कर सकते, इसलिए हमारी आपसे विनती है कि हमें यहाँ एक रात के लिए रुकने की आज्ञा दीजिए और सुबह होते ही हम सभी लोग यहाँ से चले जाएंगे। उस बूढ़ी औरत ने काफ़ी देर सोच विचार किया और उसके बाद फिर वह बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है, तुम सभी यहाँ आज रात के लिए रुक जाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं खाना बनाने जा रही हूँ, कहो तो तुम लोगों के लिए भी खाना बना दूँ। इस पर उन चारों ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ माताजी, बिल्कुल। उसके बाद उन चारों मित्रों ने धन की उस पोटली को उस बूढ़ी औरत को थमा दी और कहा, माताजी, इस पोटली में हमारे साल भर की कमाई है। हम चारों ने अब तक का अपना सारा कमाया हुआ धन इस पोटली में रखा है और अब हम इस पोटली को आपको सौंपते हैं, क्योंकि यह हम चारों से ज़्यादा आपके पास सुरक्षित रहेगा। बस हम इतना ही चाहते हैं कि यदि हम चारों में से कोई भी एक व्यक्ति इसे लेने आए तो आप इस पोटली को उसे मत देना जब तक कि हम चारों एक साथ इस पोटली को लेने ना आ जाएं। तभी बूढ़ी औरत कहती है, ठीक है बेटा, यदि तुम चारों में से एक साथ तभी बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है बेटा, यदि तुम चारों एक साथ आओगे तभी मैं इस पोटली को आपको सौंपूंगी। वैसे भी आप लोग तो सुबह यहाँ से चले जाने वाले हैं, मैं आपको सुबह ही यह पोटली थमा दूंगी। और धन की पोटली उस बूढ़ी औरत को थमाकर वे चारों मित्र निश्चिंत हो जाते हैं कि अब उनका धन काफी सुरक्षित है। वे लोग खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह जब वे चारों उठते हैं तो सभी लोग अपनी आगे की यात्रा के लिए तैयारी शुरू कर देते हैं। उन चारों नौजवान में से एक नौजवान थोड़ा सा बदमाश था। उन तीनों मित्रों से कहता है, भाइयों, इस बूढ़ी औरत ने हमारी रात भर खातिरदारी की है, हमें अच्छा भोजन खिलाया, सोने के लिए अच्छी जगह दी, रात भर यहाँ सर छुपाने के लिए अच्छा सा मकान भी दिया और अब तक हमने उनके लिए कुछ भी नहीं किया। वह बूढ़ी औरत अकेले ही देखो वह खेत में काम कर रही है। क्या हम सभी यहाँ से जाने से पहले इस बूढ़ी औरत की कुछ मदद नहीं कर सकते? उस बदमाश नौजवान ने मन ही मन अपने अंदर एक योजना बना ली थी। वह किसी तरह से भी उस बुढ़िया से उस पोटली को हासिल करना चाहता था कि बाकी मित्र के पैसे भी उसको मिल सके। अब उस मित्र की बात सुनकर तीनों मित्र ने उस बात पे सहमति जता दी और वे तीनों मित्र उसके साथ मिलकर उस बूढ़ी औरत के साथ खेत में काम करने के लिए निकल पड़े। वे सभी मिलकर खेतों में काम कर ही रहे थे कि तभी वह बदमाश नौजवान अपने बाकी तीनों मित्रों से कहता है, मित्र, मुझे जोरों की प्यास लग गई है, मैं जरा उस बूढ़ी औरत से पानी मांग कर लाता हूँ। वहीं बाकी मित्र भी अब काफी थक चुके थे, उन्हें भी काफी जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए वह तीनों मित्र उसे वहां जाने की अनुमति दे देते हैं। जैसे ही वह बदमाश उस बूढ़ी औरत के पास पहुंचता है, वह उस बूढ़ी औरत से कहता है, माताजी, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें वापस दे दें। इस पर वह बूढ़ी औरत कहती है, नहीं नहीं, जब तक तुम चारों एक साथ नहीं आ जाते मैं वह पोटली किसी को भी नहीं दे सकती। तुम सभी ने कहा था ऐसा करने के लिए कि जब तक हम चारों एक साथ ना हो तब तक यह पोटली किसी को भी नहीं देनी है। तभी वह बदमाश मित्र उन तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हे लाऊं तो। उन तीनों ने सोचा कि हमारा मित्र हमारे लिए पानी लाना चाहता है, इसलिए वह हमसे आज्ञा मांग रहा है। तभी उन तीनों मित्रों ने इशारे में उस युवक से कहा, हाँ ठीक है, ले आओ। यह देख उस बुढ़िया को लगा कि यह चारों यहाँ से जा रहे हैं और ये अपनी धन की पोटली मांग रहे हैं, इसलिए उस बुढ़िया ने वह कोट लाकर उस बदमाश के हाथ में दे दी और वह बदमाश उस पोटली को लेकर वहां से चला गया और बाकी तीनों मित्र अपने खेत में काम में व्यस्त हो जाते हैं। कुछ देर के बाद जब वे तीनों खेत का काम करके वापस लौटते हैं और उस बुढ़िया से कहते हैं कि माताजी, हमारा मित्र जो यहाँ पानी पीने आया था वह कहाँ गया? तब इस पर वह बुढ़िया कहती है, क्या वह पानी पीने आया था? पर वह तो कह रहा था कि हम चारों जा रहे हैं, कृपया करके हमारे धन की पोटली हमें थमा दें।
तब तीनों बड़े आश्चर्य से उस बुढ़िया की ओर देखने लगे और कहते हैं, माताजी, हमने भला कब कहा कि वह पोटली मांगी थी? हमें तो बस प्यास लगी थी और हमने पानी के लिए इशारा किया था। तभी बूढ़ी औरत उन तीनों युवक से कहते हैं, परंतु अब तो वह पोटली लेकर जा चुका है। वह तीनों मित्र सर पकड़कर अब रोने लगे और कहने लगे, माताजी, उसमें हमारा सारा कमाया हुआ धन था जो वह अकेले लेकर भाग चुका है। हमने तो आपको कहा था कि जब तक हम चारों एक साथ ना आए तब तक आपको वह पोटली किसी को भी नहीं देनी है। फिर आपने ऐसा क्यों किया? इसमें आपकी ही गलती है। हमने आपको उस पोटली की हिफाजत के लिए वो पोटली दी थी और आपने उसे एक आदमी के हाथों में दे दिया जिसने हमारा सारा धन हमसे लूट लिया। हम आपके इस गलती को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम यहाँ के राजा के पास जाएंगे और राजा से आपकी शिकायत करेंगे और उनसे न्याय की मांग करेंगे। अब तो इस बात का फैसला यहाँ के राजा ही करेंगे। इसके बाद तीनों मित्र क्रोधित होकर राज दरबार में पहुंच जाते हैं और अपनी सारी समस्याओं को राजा के सामने वो बता देते हैं। जब राजा उन तीनों नौजवानों की बात ध्यानपूर्वक सुनता है तो वह तुरंत ही उस बढ़िया को राज दरबार में पेश होने का आदेश दे देता है। राजा के आदेश पर राजा के सैनिक उसे तुरंत ही उस बूढ़ी औरत को लेकर राज दरबार में पेश करते हैं और राजा भरी दरबार में उस बूढ़ी औरत को दोषी करार दे देता है और कहता है, तुम्हें वह पोटली उस अकेले व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए थी। जब उन्होंने तुमसे कहा था कि जब तक वह चारों एक साथ उस पोटली को लेने न आए तब तक वह धन की पोटली किसी को भी नहीं देनी चाहिए। इसमें तुम्हारी गलती है और अब तुम्हें ही इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। इनका धन तुम्हें लौटाना होगा। राजा का यह आदेश सुनकर बूढ़ी औरत अब फूट फूट कर राजमहल में रोने लगी और राजा से मदद की गुहार लगाने लगी और कहती है, हे राजन, मैं तो एक बूढ़ी औरत हूँ और मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं इनका धन लौटा सकूं। मैं तो अकेली हूँ, बेसहारा हूँ, कृपा करके मुझ पर रहम करें। लेकिन राजा ने उस बूढ़ी औरत की नहीं सुनी। वह बूढ़ी औरत रोते हुए अपने घर की ओर जा रही थी और ये सोच रही थी कि आखिर इतना धन कहाँ से लाऊं। मैं कैसे उन लोगों का यह धन उन्हें लौटा पाऊंगी? मेरे पास इतना धन तो है ही नहीं। मैं क्या करूं, कैसे करूं, कहाँ से लाऊं? इतना धन यदि मैंने उन्हें नहीं लौटाया तो राजा मुझे मार डालेंगे। वैसे भी मेरी ही गलती है। जब उन चारों ने मिलकर मुझसे कहा था कि जब तक उन चारों मित्र एक साथ वहां नहीं आए धन लेने तब तक वह धन की पोटली किसी को भी नहीं देनी है। इसमें गलती तो मेरी ही थी। वह रोते रोते ये सारी बातें सोचते हुए अपने घर की ओर जा रही थी कि तभी रास्ते में उस बूढ़ी औरत को वह संत मिले जो उस नगर में किसी समस्या का समाधान बड़ी सरलता और सहजता से करते थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा, क्या बात है बेटी, क्यों रो रही हो? इस पर वह बूढ़ी औरत उस संत को सब कुछ सच सच बता देती है और कहती है, हे महाराज, इसमें गलती तो मेरी ही है। उन चारों ने तो पहले ही कहा था जब तक वे चारों एक साथ ना आए तब तक वह पोटली मुझे किसी को भी देनी नहीं चाहिए थी। लेकिन मेरी हिम्मत मारी गई। मैंने जो वह पोटली केवल एक व्यक्ति को थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। लेकिन अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि मैं इतना सारा धन कहां से लाऊं, कहां से जुटा पाऊं। मेरे पास तो इतना धन है ही नहीं और राजा ने तो आदेश भी दे दिया है कि उनका धन मुझे ही लौटाना पड़ेगा। लेकिन मैं यह समझ नहीं पा रही कि इतना सारा धन मैं कैसे लाऊंगी। तभी वे संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, शांत हो जाओ, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालूंगा। इतना कहकर वह संत वहीं पर बैठ जाते हैं और ध्यान करने लगते हैं। कुछ देर के लिए जब संत आंखें बंद करके सोचते हैं और मन ही मन वे विचार कर रहे होते हैं तो वे कहीं न कहीं उस समस्या के समाधान को ढूंढ लेते हैं और वे ध्यान से उठकर उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, बेटी, राजा ने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल गलत है।
आपने जो किया है इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। राजा का फैसला गलत है। उस संत के इतना कहने पर वो बूढ़ी औरत चुप हो गई और ये सोचने लगी कि आखिर राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। राजा तो सभी के लिए न्याय ही करते हैं और वह कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। फिर आखिर आज राजा का फैसला कैसे गलत हो गया? उन संत और उस बुढ़िया की बात आसपास के खड़े लोग सुन रहे थे और वे आश्चर्य में पड़ गए संत की बातों को सुन करके, क्योंकि राजा का फैसला गलत कैसे हो सकता है। राजा ने तो बिल्कुल सही फैसला लिया है। उस बूढ़ी औरत ने ही गलती की है। उन चारों का धन केवल एक को ही थमा दिया। ऐसे में बुढ़िया को उनका धन लौटाना तो चाहिए ही। राजा ने गलत फैसला कहाँ लिया है? तभी वह संत उस बूढ़ी औरत से कहते हैं, जाओ और राज दरबार में यह कह दो कि हे राजन, आपका फैसला गलत है और सही क्या है गलत क्या है इसका फैसला मैं करूँगा। पहले तो बूढ़ी औरत में इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि वो वापस राज दरबार में जाए, लेकिन संत के बार बार कहने पर वह राजा के दरबार में जाकर राजा से कहती है कि राजन, आपका यह फैसला गलत है। इतना कहकर उसने राजा को सारी बात सच सच बता दी। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर राजा को अब बहुत क्रोध हो गया। राजा ने उस बूढ़ी औरत से कहा, वह कौन संत है जिसने मेरे फैसले को गलत बताया है? क्या उन्हें नहीं लगता कि मैं सही निर्णय ले सकता हूँ? और मैं हर रोज कई निर्णय लेता हूँ, कई फैसले लेता हूँ, लेकिन आज तक कभी भी किसी ने मुझे यह नहीं कहा कि मेरा फैसला गलत है। यदि उन संत ने मुझे सही फैसला नहीं सुनाया तो उस संत को मैं फांसी दे दूंगा। अब यह बात पूरे नगर में फैल गई। सभी लोग यह जानने के लिए हैरान थे कि आखिर वह साधु ऐसा कौन सा फैसला सुनाने वाला है जो राजा से भी ज्यादा उचित होगा, जिसमें सबके लिए न्याय होगा। राजा ने सैनिकों को तुरंत ही आदेश दिया कि जाओ और उस संत को राज दरबार में पकड़ कर लाओ। अब राजा की आज्ञा के अनुसार राजा के सैनिक तुरंत ही उन संत को लाने के लिए निकल पड़े। वे लोग कुछ ही देर में उस संत को लेकर राजा के दरबार में पहुंच गए, जहां सभी लोग उपस्थित थे और सभी लोग उन संत के फैसले का इंतजार कर रहे थे। उन संत को देखकर राजा कहता है, महाराज, आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमने जो फैसला लिया है वो गलत है? इस बुढ़िया ने यह वादा किया था कि चारों लोगों को एक साथ ही पोटली थमाएगी, फिर आखिर उसने अपना वादा क्यों तोड़ा? इसने यह गलती क्यों की? इसने केवल एक ही व्यक्ति को पोटली थमा दी और वह उनका सारा धन लेकर वहां से भाग गया। तो क्या इसमें की गलती नहीं है? क्या इससे इनका धन नहीं लौटाना चाहिए? पर वह साधु बड़ी विनम्रता से राजा से कहते हैं, हे राजन, यह फैसला आपका था, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इस पर राजा कहता है, ठीक है, तो आप कहिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। तभी साधु ने बड़ी विनम्रता के साथ राजा से कहा, राजन, जैसा कि वादा किया गया था कि पोटली केवल उन चारों को ही दी जाएगी, लेकिन अभी यहाँ पे सभा में उपस्थित तो केवल ये 3 ही हैं। तो इनसे कहिए कि ये लोग यहाँ से वापस जाएं और उस चौथे मित्र को अपने साथ लेकर आएं, तभी इनका धन वापस किया जा सकता है। और ऐसे में वादा भी पूरा किया गया था कि जब तक चारों लोग एक साथ ना होंगे तब तक उनका धन नहीं लौटाया जाएगा। और यदि यह बूढ़ी औरत इन तीनों को धन लौटा देती है तो बूढ़ी औरत अपना वादा तोड़ देगी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि इनका धन लौटाया जाए तो सबसे पहले इनसे कहिए कि चारों लोग एक साथ वहां पर वापस आ जाएं। उस राज दरबार में हर कोई इस बात को सुनकर बहुत खुश हुआ। सभी ने उस संत की बहुत तारीफ की। राजा भी उन संत के इस फैसले से पूरी तरह से सहमत थे। राजा तुरंत ही उन संत के सामने सूर्य झुका लेता है और हाथ जोड़कर उनसे कहता है, हे महाराज, आपका यह फैसला इतना सही कैसे हो सकता है? आखिर ये बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई? इस बात को इस तरह से मैंने क्यों नहीं सोचा? तभी वह साधु उस राजा से कहते हैं, हे राजन,
आपके पास और भी कई काम होते हैं, आप दिन भर व्यस्त रहते हैं और आपके जल्दीबाजी में आपको तभी वह साधु उस राजा से कहता है, हे महाराज, आपके पास कई काम होते हैं, आपको कई फैसले जल्दीबाजी में लेने पड़ते हैं। आपने इस फैसले को सुना और समझा, लेकिन इसे देखने में आप गलती कर गए। इसे आपने केवल ऊपरी तौर पर देखा, आपने इसकी गहराई तक जाने का प्रयास नहीं किया। यदि आपने इस मामले में गहराई को देखा होता और समझा होता तो आप इस नतीजे पर आ जाते। जब तक हम किसी मामले की गहराई तक नहीं जाते तब तक हम उसका समाधान नहीं निकाल सकते। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो अपने फैसले केवल जल्दबाजी में ही लेना चाहते हैं, भले ही वह मामला कितना भी गंभीर क्यों ना हो। हमें तो बस अपना हक चाहिए कि हमारा नाम होना चाहिए। फैसले भले ही हमारे लिए आगे चलकर नुकसानदेह क्यों ना हो, लेकिन हम तो उस मामले की गहराई तक जाने के लिए सोचते भी नहीं। तभी वह राजा उन संत से कहता है, महाराज, क्या आपके पास कोई दिव्य शक्तियां हैं? क्या आपके पास कोई ऐसी चमत्कारिक शक्ति है जिससे आप सवाल करते हैं और बदले में वह आपको जवाब देती है, जिस कारण आप सटीक और सही समाधान बता पाते हैं? अब राजा की ये बात सुनकर वे संत मन ही मन मुस्कुराने लगे और राजा से कहते हैं, हे राजन, यह सवाल मुझसे कई लोगों ने पहले भी पूछा हुआ है और मैंने कभी किसी को इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन आप इस राज्य के राजा हैं, इसलिए मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर देता हूं। आप में से कई लोगों को ऐसा लगता होगा कि मेरे पास कोई ऐसी शक्तियां हैं जिससे मैं बात कर सकता हूं, जिससे मैं कोई भी समस्या का समाधान पा सकता हूं। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात सच सच बता दूं कि मेरे पास ऐसी कोई भी शक्ति नहीं है। मैं तो केवल हर मामले की गहराई तक जाता हूं और उसे बार बार सोचता हूं और उस पर विचार करता हूं, और जब मैं विचार करता हूं तो मेरे सामने कई समाधान आते हैं, और उन सारे समाधान में जो सबसे अच्छा समाधान होता है वही समाधान मैं उस व्यक्ति को बता देता हूं ताकि वह समस्या का समाधान सही रूप में कर सके। अब आप ही सोचिए, जल्दीबाजी में आपने यह फैसला लेकर इस बुढ़िया का जीवन पूरी तरह से बर्बाद कर दिया होता। पूरा जीवन केवल एक फैसले पर निर्भर करता है। यदि फैसला सही हुआ तो हमारा जीवन अच्छा बन जाएगा, और यदि वह गलत हुआ तो हमारा जीवन नर्क से भी बदतर हो सकता है। इसलिए यदि आप सही और सटीक फैसला लेना चाहते हैं तो आपको मौन रहना सीखना पड़ेगा। मौन रहकर आप उस पर विचार करना सीखेंगे, क्योंकि हमारे फैसले ही हमारे भविष्य तय कर सकते हैं। हमारी जिंदगी का अगला पड़ाव तय हो सकता है, फिर चाहे वे फैसले छोटे हों या बड़े हों। हमारी जिंदगी को निर्धारित ये फैसले ही करते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें सही फैसले लेने के लिए मौन रहना सीखना आवश्यक है, उन पर विचार करना आवश्यक है। जब आप ऐसा करते हैं तो आपके सामने एक ही समस्या के कई सारे समाधान निकल कर आते हैं, और जब आप उन पर गौर करेंगे तो आप यह समझ पाएंगे कि उन फैसलों का समाधान कैसे करना चाहिए। समाधान से आपको क्या फ़ायदा होगा और क्या नुकसान होगा, या उस समाधान पर सोच और विचार करने पर ही आप उसे समझ सकते हैं, और तभी आप यह निर्णय ले सकते हैं कि क्या समाधान उचित रहेगा या नहीं। और यह सब तब संभव हो सकता है यदि कम बोलना शुरू करें। अब पूरी तरह से मौन हो जाइए। इसका अर्थ यह है कि आप भीतर से शांत हो जाएं, और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आपका मन स्पष्ट होने लगता है, साफ होने लगता है, और आप किसी भी चीज़ के ऊपर सोच विचार कर सकते हैं। और जब आप भीतर से शांत होने लगते हैं तो आप ऊपर से भी कम बोलते हैं, और जब आप धीरे धीरे कम बोलने के आदी हो जाते हैं तो आप साफ और स्पष्ट तौर पर सोच और समझ पाते हैं। आपके विचारों में शुद्धता आ जाती है, जिससे आपको यह साफ साफ स्पष्ट देखने को मिल जाता है कि कौन सा फैसला सही होगा और कौन सा फैसला गलत। आपको उस परिस्थिति में क्या करना चाहिए।
और क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन हम में से अधिकांश लोग अपने आप को सही साबित करने के लिए, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और इतना बोलते हैं कि हर कोई उनकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ देता है। उन्हें ऐसा लगता है कि मानो ज़्यादा बोलना ही हमारे लिए शस्त्र है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि अत्यधिक बोलकर वे मूर्ख बन रहे हैं। लोग उनका मजाक बनाते हैं और हमें मूर्ख समझते हैं और हमसे दूर होने लगते हैं, क्योंकि हमारी बकबक उन्हें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब आप भीतर से शांत होने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे भीतर से शांत होने लगते हैं, तब आप अपने आप को बहुत अच्छी तरह से समझना शुरू कर देते हैं, अपने आप पर अच्छी तरह से विचार करना शुरू कर देते हैं, और तब आपको यह बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आने लगती है कि जो हम बेकार की बकबक करते हैं उस पर हमारी शरीर की सारी ऊर्जाएं खर्च होती हैं। कितनी सारी ऊर्जा यूं ही व्यर्थ में नष्ट हो जाती हैं, जिसे हम चाहें तो कभी किसी जरूरी काम में उपयोग में ला सकते हैं, फैसले लेने में लगा सकते हैं, यदि हम तनाव मुक्त रह सकते हैं और हमें अच्छी नींद भी आ सकती है। यदि आप इस प्रकार सोच विचार कर फैसला लेना शुरू करते हैं तो आपका मस्तिष्क भी अच्छी तरह से काम करने लगता है और आपका मस्तिष्क पहले से ज़्यादा शक्तिशाली भी हो जाता है। और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा। जब आप स्कूल में पढ़ते थे या फिर जब आप पढ़ रहे होते थे तो आपने देखा होगा कि जो बच्चे होनहार होते थे या होशियार होते थे वे लोग बहुत कम बातें करते और अपना सही समय सही चीज़ों में लगाते हैं। वे अधिकांशतः अपना समय मौन रहकर ही बिताते हैं, इसी वजह से वे पढ़ाई करने में बहुत तेज होते हैं। वह जो कुछ भी पढ़ना चाहता है और उसे याद करना चाहता है वो याद कर लेता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो लोग बहुत अधिक बोलते हैं, यदि आप उन पर पूरे 24 घंटे भी दे देंगे तो वह उस तरह से उन चीज़ों को याद नहीं रख सकते जिस तरह से वह मौन रखने वाले बच्चे उनको याद रखते हैं। और ये महान चाणक्य ने भी कहा है कि जो व्यक्ति यह समझ जाता है कि उसे कब, कहाँ और कितना बोलना चाहिए, उस व्यक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इतिहास को उठाकर देख सकते हैं, आज तक जो भी लोग महान बने हैं, जो भी लोग सक्सेसफुल बने हैं, उनकी आदत बहुत कम बोलने की होती है। आपका पूरा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर होता है और आप अपना पूरा समय अपने लक्ष्य को पाने में ही लगा देते हैं। इसलिए आपको यह आदत अपने जीवन में उतारना चाहिए। और कम बोलने का अर्थ यह नहीं है कि आप ऊपर से कम बोलें, बल्कि आप भीतर से कम बोलें, भीतर से शांत रहें। यदि आप रोज इसका अभ्यास करेंगे तो आप केवल कुछ ही दिनों में इससे होने वाले लाभ को महसूस कर पाएंगे। सामने नजर आने लगेंगी इसकी उपलब्धियां। तो दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा यह मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। तो बस यूं ही जुड़े रहिए हमारे वीडियोज़ और चैनल के साथ। हम लेकर आएंगे फिर से कोई ना कोई प्रेरक और उपयोगी कहानी जो आपको आपके जीवन में काफ़ी मददगार साबित होंगी। तो तब तक के लिए आप जहां भी रहिए सुरक्षित रहिए। फिर मिलता हूं आपके साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमो बुद्धाय।